सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज क्या होने वाला है? आज होने वाला है रिवीजन पॉलिटी का। आप सब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं परमार सर के नोट्स हैं। तो इसमें डेली हम लोग 2-2 चैप्टर्स के शायद रिवीजन करेंगे। अच्छा ठीक है, एक बात और, मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं टीचर सच्ची में नहीं हूँ। और ये सिर्फ मेरा रिवीजन है क्योंकि मैं रिवीजन में कुछ-कुछ ट्रिक्स बनाती हूँ याद करने के लिए। जब मैं याद करती हूँ, तो जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो वो ट्रिक्स आपको पता चल जाएँगी और वो तरीके आपको पता चल जाएँगे। तो अपना आप, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ठीक है, नहीं हेल्पफुल है तो आप अपना पढ़ सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, कोई मुझसे इसका पीडीएफ नहीं माँगेगा। और तीसरी चीज़, क्या बोली थी? हाँ, बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है क्योंकि गणपति रखे हुए हैं। ये मैं 2 दिन से 3 दिन से बोले जा रही हूँ। तो भैया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो जैसा मैं बोल रही हूँ, अगर मेरी आवाज़ आ रही है साफ-साफ तो सुन लीजिए फिर, है ना? तो चलिए प्रवचन शुरू करते हैं आज का हम लोग। देखेंगे आधे घंटे के अंदर जितने नोट्स मतलब रिवाइज़ हो जाएँगे उतने कर लेंगे हम लोग। सो ये पहला पेज है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन रूल्स ऑफ एक्सेप्टेड बाय ऑल, इंडिया का कैसा है, पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, सोर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है, यही सब चीज़ें होती है। कम्युनिस्ट क्या होता है, सोर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ही सब कुछ देती है ना? और ओलिगार्ची क्या होता है, गवर्नमेंट बाय फ्यू, जैसे कि चाइना एंड रशिया एक ही पार्टी हाँ, मतलब रूल कर रही है ना? मोनार्किक क्या होता है, कोई एक इंसान के द्वारा, ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, यहाँ पे फ्यू पता नहीं कैसे लिख दिया है, लेकिन मोनार्किक मतलब एक मोन, जहाँ पे ये MON आ जाता है वहाँ पे 1 की वैल्यू हो जाती है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, रूट वर्ड होता है। तो ये कोरिया में जैसे तानाशाही है, एक ही इंसान सब चला रहा है। टोटलिटेरियन का मतलब हो जाता है टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो भैया हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे? उसके पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते हैं। तो देखिए बनेगी कैसे? बनेगी पहले डिमांड से। तो डिमांड सबसे पहले की 1935 में एम एन रॉय ने, ठीक है? ऐसे ही डिमांड कर दी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। उसके बाद में फिर ऑफिशियल डिमांड करी कांग्रेस ने 1935 में, अगले ही साल, ठीक है? उसके अगले साल नेहरू ने कांग्रेस सेशन लखनऊ में कर दी। तो जब इतनी सारी डिमांड्स हो गई तो अंग्रेजों को लगा चलो ठीक है कुछ करते हैं, ठीक है? फिर ऑगस्ट ऑफर वो लेके आए 1940 में। यहाँ 1936 में लास्ट उन्होंने डिमांड की थी, यहाँ 1940 में ऑगस्ट ऑफर आ चुका है। और यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनके रूल्स ऐसे थे इनके ऑफर में कि वो कुछ प्रॉब्लमेटिक थे, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। किसको रिजेक्ट कर दिया? ऑगस्ट ऑफर को। और जब ऑगस्ट ऑफर आया था तब वायसराय कौन थे? लिथिको थे, ठीक है? और रिजेक्ट तो किया, इसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल सत्याग्रह किए गए, आचार्य विनोबा भावे ने किया और नेहरू जी ने किया। उसके बाद में इनका जब ये ऑगस्ट ऑफर फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो इन लोगों ने क्रिप्स मिशन लेके आए ये लोग। और ये क्रिप्स मिशन किसने बनाया, कौन लेके आया था? स्टफर्ड क्रिप्स लेके आए थे 1942 में, 2 साल बाद, ठीक है? इन्होंने कहा ठीक है तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे 299 सीट्स का। और लेकिन उसके बावजूद इसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इन लोगों ने कहा पहले दे देते डोमिनियन स्टेटस तो ठीक था, अब तो चाहिए पूर्ण स्वराज। तो इन लोगों ने कहा अब निकल लो, क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने चला दिया, भारत छोड़ो और निकल लो यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल तिनका नहीं दिखना चाहिए, ऐसा बोल दिया इन लोगों ने। फिर ये लोग लेके आए कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्लान आया था इसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उनका पाकिस्तान नहीं बनेगा, आपस ही में लड़ो मरो और फिर वापस से गुलाम बन जाओगे अगर आपस में लड़ते मरते रहोगे। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं अलग होगा, मतलब कोई अलग नेशन नहीं बनेगा। इन लोगों ने कहा ठीक है बाद में देखा जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लीग कहाँ है? और ये कैबिनेट मिशन प्लान लाया कौन-कौन था? तो एवी अलेक्जेंडर और ये क्रिप्स मिशन वाले स्टफर्ड क्रिप्स एंड पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे इसके कैबिनेट मिशन प्लान के, ठीक है? तो एक पेज हमारा इधर से कंप्लीट होता है। यहाँ पे आते हैं प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान के। तो प्रोविजंस क्या थे कैबिनेट मिशन प्लान में कि 389 सीट्स होंगी, ऐसा कहा गया, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से आएँगी और 93 जो है वो प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट से आएँगी। अब इसमें कैसे याद रखेंगे? देखो 389 आपको बस याद रखना है, 389 सीट्स याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना। देखो 9 इधर से लास्ट में से उठाओ, स्टार्टिंग में से 3 उठाओ, 93 उठा के यहाँ रख दो, ठीक है? 93 हो गई प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट से। उसके बाद में इस 389 में से 93 को जब आप माइनस करेंगे तो 296 आ जाएगा, ये ब्रिटिश इंडिया से आ गई। ब्रिटिश इंडिया में भी 4 चली गई चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आ रही हैं और जो 292 है वो गवर्नर प्रोविंसेस से आ रही हैं। एक और चीज़, ये वाली जितनी थी ब्रिटिश इंडिया वाली, ये इलेक्टेड सीट्स थी और ये 93 थी जो नॉमिनेटेड थी। अब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको डिफरेंस पता होगा क्या होगा, ठीक है? अब गवर्नर ये दोनों इलेक्टेड थी, ठीक है? चलो इलेक्शंस हुए, इसके नीचे लिखा है लेकिन है इसके बारे में, ठीक है? इलेक्शंस इन वाली उनके हुए थे, ठीक है? तो इलेक्शंस हुए यहाँ पे जुलाई से अगस्त 1946 में। अब याद करिए कि 1 साल बाद ये जो हो रहा है इलेक्शन, इसके 1 साल बाद ही तो हम आज़ाद हुए, अगस्त 1947 में। तो आज़ादी के 1 साल पहले इलेक्शन हुए थे हमारे यहाँ, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, इस तरह से याद रखिए, ठीक है? मेजॉरिटी किसको मिली है? कांग्रेस को मिली है, 208 सीट्स पे ये जीती है। और हमारे पास में 10 लाख की एक सीट थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट बनाई गई थी। और कम्युनिटीज़ कितनी थी? 3 कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बाकी कोई नहीं थी, मुस्लिम अलग थे, सिख अलग थे, लेकिन जनरल में बाकी जितने बच रहे थे वो सारे जनरल में आ रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पे मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स और मुस्लिम लीग को लगा कि भई यहाँ पे तो बहुत कम मिली है और हमारा हमेशा यही हाल होने वाला है। तो इन लोगों ने बवाल मचा दिया और सब कुछ बॉयकॉट वगैरह किया, मार-धाड़ की। तो इन लोगों से कहा ठीक है भैया तुम जाओ, इतना लड़ो नहीं। ऐसे नहीं कहा जाता है, घर में जो बच्चा बहुत लड़ता है उस बड़े हो गए उससे कह दिया जाता है कि चलो ठीक है तुम अलग हो जाओ। तो वही हो गया और हमारे पास बच गई 299 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए, इंडिया वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 299 सीट्स बची। तो अब क्या होगा?
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना शुरू करेंगे हम लोग। तो मीटिंग एंड ड्राफ्टिंग कौन कौन सी हुई है, ये इंपॉर्टेंट वाली है। फर्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई है 9 दिसंबर 1946 को हुई है, ठीक है। इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए हैं नेहरू, ठीक है। फिर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब इसको कैसे याद रखना है ये आप समझिए, लेकिन देखिए फर्स्ट मीटिंग में 211 मेंबर्स आए थे, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे देखिए 1946 के जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए हैं और फिर दिसंबर में जाके पहली मीटिंग हुई है, ठीक है। उसके 4 दिन बाद दूसरी मीटिंग हुई है जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया 13 दिसंबर को 1946 को, ठीक है। और 22 जनवरी 1947, अब यहाँ से हमारा आज़ादी वाला साल लग चुका है। और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारा प्रियम्बल बना था मॉडिफाई होकर, ठीक है। कमिटीज़ कौन कौन सी बनाई गई इसमें, क्योंकि हम लोगों ने कमिटीज़ बनाई डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, तो इन्होंने मेजर 8 कमिटीज़ बनाई हैं और माइनर 13 कमिटीज़ बनाई हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी कमेटी कौन सी थी, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसके बारे में सबको पता होगा। और ये 29 अगस्त 1947 को स्टैब्लिश की गई थी। ये देखिए इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और इन 7 मेंबर्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम कैसे याद करेंगे इसकी मैं ट्रिक बताऊँगी, कैसे याद करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो हम सबको पता है चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे। इनको तो किसी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत है नहीं। इन्हें मॉडर्न मनु कहा जाता है। मॉडर्न मनु क्यों कहा जाता है, देखिए आपको याद होगा एक एंशिएंट नहीं सॉरी हिस्ट्री में एक मनुस्मृति नाम की बुक को पढ़ाया गया था, उसको मनु जी ने लिखा था। तो उस वो बुक भी जो थी वो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन टाइप थी, उसमें रूल्स लिखे थे कि किसको क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उसी तरह से ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसलिए इनको मॉडर्न मनु कहा गया कि इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन के ये मनु हैं। अब इसमें से ये एक मेंबर तो हमको याद है, बाकी के 6 हमको याद करने हैं और उनमें से 2 को रिप्लेस किया, उनको भी हमें याद करना है। तो सबसे पहले देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक अय्यर है, तो अय्यर और अयंगर दोनों में से अय्यर साउंड आ रहा है, तो हमने लिख लिया अय्यर, ठीक है। बस याद रखिए एक अय्यर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में, सबको पता होगा, ठीक है। और 2 बड़े परम मित्र हैं, कौन-कौन 2 मित्र हैं, जेठालाल और मेहता साहब, ठीक है। ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है, परम मित्र है मित्र, ठीक है। और ये दोनों शैतान भी बहुत हैं। आपने देखा होगा शोरा शॉप पे ये दोनों एक दूसरे को इशारों में बात कर लेते कि जो है अय्यर को चढ़ाएँगे, अय्यर के मजे लेंगे, है ना। तो ये दोनों शैतान मित्र हैं, लेकिन इसमें से जेठालाल जो है वो मुंशी है, ठीक है। और ये दोनों मित्र हैं, कुछ भी हो जाए ये दोनों साथ रहते हैं, साथ, ठीक है, साथ रहते हैं। बस इतना याद रखो। अभी मैं कहानी बताती हूँ। देखो भैया, 2 मित्र, कौन से मित्र? 2 शैतान मित्र, ठीक है। खैतान को हम कर देंगे शैतान। 2 शैतान मित्र साथ मिलकर, साथ को साथ हो गया। 2 शैतान मित्र साथ मिलकर अय्यर को डाँटते हैं। ड्राफ्ट को हम कर देंगे डाँटना, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब डाँटना। तो अय्यर को डाँटते हैं। 2 शैतान मित्र साथ मिलकर अय्यर को डाँटते हैं। उनमें से एक मित्र जो है वो मुंशी बना फिरता है, जेठालाल, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, 2 शैतान मित्र साथ मिलके अय्यर को डाँटते हैं, उनमें से एक मित्र मुंशी बना फिरता है। इस लाइन को 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको आ जाएगा। एक और चीज़, इन सबके नामों में अगर किसी भी उनका एक ये मोहम्मद सादुल्लाह का हटा देते हैं, बाकियों का भी हटा देंगे, लेकिन अगर किसी हिंदू गॉड का नाम अगर आ रहा है तो उसका मीनिंग कृष्ण जी से ही है। देखिए यहाँ पे कृष्ण स्वामी, यहाँ पे गोपाल स्वामी एंड यहाँ पे माधव और यहाँ कृष्णमाचारी। माधव भी हमारे कृष्ण जी को ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ बहुत की पॉइंट है, याद रखिएगा, इसमें किसी और हिंदू गॉड का नाम नहीं है, इन सबके नाम में सिर्फ कृष्ण जी का ही नाम है हर तरह से। एक और पॉइंट, मित्तर जो बीएल मित्तर थे इनको रिप्लेस कर दिया था एन माधव राव ने, तो ये याद रख लीजिएगा किसी भी तरीके से कि एम से माधव, एम से मित्तर। खैतान को कैसे, खैतान से हमने क्या बनाया था, शैतान। और कृष्ण जी शैतानों को मच्छर बना के मारते हैं, है ना। तो शैतान को कृष्ण जी ने मच्छर बना के मारा, सो रिप्लेस बाय टीटी कृष्णमाचारी। खैतान जो थे इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णमाचारी ने, तो इस तरह से हम इनको भी याद कर सकते हैं। टोटल सेशंस हमारे हुए थे 11 और टोटल 165 डेज में 11 सेशंस हुए थे, ठीक है। किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। टोटल टाइम हमने लिया था उसको बनाने में कितना टाइम लिया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। नॉर्मली बुक्स में 18 लिखा होता है, आप 17-18 कुछ भी देख लो, जो आ जाए पेपर में वही टिक कर देना। इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा 9 to 23 दिसंबर आया, ये इंपॉर्टेंट वाले, सेकंड थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं। 10th वाला हमारा 6 to 7 अक्टूबर आया। 11th वाला हमारा 40 to 26 नवंबर एंड फाइनल ड्राफ्ट हमारा बी आर अम्बेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को आया। 48 49, चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। हाँ, तो अब हम कैसे याद कैसे रखना है। फर्स्ट ड्राफ्ट आपको बस याद रखना है कि 9 to 23 दिसंबर आया था। देखिए 10th यहाँ पे है और यहाँ पे अक्टूबर हमारे कैलेंडर में 10th मंथ होता है। 11th मंथ कौन सा होता है, नवंबर, तो ये हमने नवंबर कर दिया। एकदम कैलेंडर से चल रहे थे हम लोग। तो ये दोनों तो आपको 10th और 11th ऐसे याद हो जाएंगे। 10th वाला अक्टूबर में होता है, 11th वाला नवंबर में होता है, क्योंकि इन दोनों के मंथ और नंबर सेम हो रहा है। ये 6 to 7 हुआ था, ये 14 to 26 हुआ था, और सबसे पहला वाला 9 to 23 दिसंबर हुआ था। फाइनल ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर द्वारा 4 नवंबर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस यहाँ पे 1948 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, शायद गलत लिख गया जो भी। चलिए ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो है बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, और जो हमारा संविधान है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जो ये ऊपर वाला 26 नवंबर है, इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ये जो फाइनल ड्राफ्ट है इसे पब्लिक के सामने भी प्रेजेंट किया गया था कि भैया देखो सब सही बात है कि नहीं है। सिटीजनशिप इलेक्शंस
एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये चीज़ें पहले ही इन्फोर्स हो चुकी थी। लाइक यहाँ नहीं, पहले इन्फॉर्म हो गई थी शायद, पता नहीं क्यों यहाँ पे लिख दिया है, नोट्स कैसे बन गए हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं हम देखेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो तरह से काम करती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ बनाती जा रही थी, एक तरफ लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पे। तो हम कैसे याद करेंगे? तो प्रेसिडेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाती थी, तब प्रेसिडेंट हो जाते थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यही चल के हमारे पहले देश के भी प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन जाते थे राजेंद्र प्रसाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था। टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे एजेड थे, तो इनको कह दिया गया था स्टार्टिंग में, जब नई नई बनी थी तो इनको स्टार्टिंग में टेम्पररी तौर पर बना दिया गया था, बाद में इलेक्शन करके राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। लॉ मेकिंग बॉडी का हेड जो, जब ये लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर काम करती थी रूल्स बनाने में, तब ये जीवी महाबलंकर इसमें हेड हो जाते थे। यही आगे चल के फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने। देखो, यहाँ वाले हेड जो है वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने, और यहाँ वाले जो हेड है वो जाके आगे प्रेसिडेंट बन गए देश के। तो याद रखना, जीवी महाबलंकर जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे एक दो कमिटीज़ भी संभाल रहे हैं शायद ये। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हे भगवान, तो ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद आता है, एक और याद आता है, करंट अफेयर्स याद आता है सीए से, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके मेजर फंक्शंस क्या थे? फंक्शन एज फर्स्ट पार्लियामेंट, इसने फर्स्ट पार्लियामेंट के तौर पे काम किया है। मेजर फंक्शंस क्या है? टू लेजिस्लेट, मेक लॉज, ये इसका मेन काम था कि कानून बनाने हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर हमारे कौन थे? BN राव, इनके नाम में है राव, तो ये देते थे राय हमें, ठीक है, राव राय एडवाइस करते थे, एडवाइजर थे, ठीक है, हाईलाइटर नहीं चल रहा है मेरा। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी थे, इसकी कोई ट्रिक नहीं, अपना याद करो। अदर फंक्शंस क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, और 24 जनवरी 1950, मतलब हमारे संविधान के इन्फोर्स होने के पहले, हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इन्फोर्स होने के 2 दिन पहले हम लोगों ने बहुत काम किया था। एक तो नेशनल एंथम करा था, दूसरा नेशनल सॉन्ग, दोनों पे अडॉप्ट किया था। तीसरा, हम लोगों ने लास्ट सिटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसी दिन हुई थी, और उसी दिन हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे, बना दिए गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था प्रेसिडेंट देश का, ठीक है। तो क्या काम हो गए? 4 काम हो गए। लास्ट सिटिंग हुई, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट, तीनों को निपटा दिया गया एक ही दिन में, 24 जनवरी 1950 में। इन लोगों ने कहा आखिरी दिन है, आज ही सारे काम निपटाओ, इसलिए हम लोग लास्ट डे ऑफ एग्जाम के एक दिन पहले रात को पढ़ते हैं, वही वाला काम किया इन लोगों ने, 2 दिन पहले सब काम निपटाए। आगे बढ़ेंगे हम। तो भैया देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था? वो किया था 284 लोगों ने, जिसमें से 15 फीमेल थी। अब आप कहेंगे कि चलिए छोड़िए, ना ही कहिए कुछ, 299 फीमेल्स हमारी, इसमें 15 फीमेल्स थी, टोटल में भी 15 फीमेल्स थी, और सारी की सारी आके साइन करके गई थी, सब प्रेजेंट थी, कोई नहीं। कॉमनवेल्थ का रेटिफिकेशन हमने करा लिया था कि हम कॉमनवेल्थ वाले उसमें हैं, हम भी उनके ब्रिटिशर्स के सताए हुए हैं, इसका ठप्पा लगाया था हमने मई 1949 में, ठीक है, मतलब हमारे आज़ादी के बाद में, और गणतंत्र मतलब संविधान के इन्फोर्स होने के कुछ महीने पहले। हाँ, इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स कौन सी हैं? ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो अभी याद कर लेते हैं। देखिए, ऊपर तो पता है राजकुमारी अमृत कौर हैं, तो ये हेल्थ मिनिस्टर थी, जो अमृत पी लेगा उसकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, तो ये हेल्थ मिनिस्टर हो गई। सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू में मैं कंफ्यूज हो जाती थी, इनमें से यूपी की तो दोनों थी, लेकिन कौन गवर्नर था, कौन सीएम बनी है फीमेल फर्स्ट, तो इसमें कैसे याद करना है? देखिए, सुचेता में सी आ रहा है, ठीक है, सरोजनी में सी आ नहीं रहा है, सरोजनी में आर आ रहा है, इसमें सुचेता में आर आ नहीं रहा है, तो जिसके में सी है वो सीएम बन गया, जिसके में आर है वो राज्यपाल बन गई, ठीक है, जिसके में सी है वो सीएम बन गई यूपी की, और जिनके में आर है वो राज्यपाल बन गई यूपी की, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आते हैं, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब किसने हाथ से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था इंग्लिश में, ठीक है, और इनको असिस्ट किया था वसंत कुमार वैद्य ने। और कॉन्स्टिट्यूशन डेकोरेटेड बाय, डेकोरेशन किसने किया था? नंदलाल बोस ने डेकोरेशन किया था, और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने भी इनको असिस्ट किया था, मेजरली इन्होंने प्रेमबल को डिज़ाइन किया था। देन लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और सिंबल हमारा एलिफेंट है, इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारा सिंबल एलिफेंट हो गया। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन, यूएसए ने बनाया था 4 जुलाई, ओके, ईयर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 1978 होना चाहिए, या 1978 होना चाहिए, यहाँ पे 4 जुलाई मेरा बर्थडे। नेहरू चेयरमैन है, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्या पढ़ा रही थी मैं, भूल ही गई। अच्छा, नेहरू की चेयरमैनशिप में और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया 1928 में, इसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेहरू रिपोर्ट आई थी, और नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जिन्ना ने अपने 13 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। अब हम कमिटीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि 8 मेजर है, 13 माइनर, सॉरी हाँ 13 माइनर है, 8 मेजर है, उनको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे हम? देखिए, सर ने एक ट्रिक बताई थी, परमार सर ने, कि जहाँ जहाँ पे यूनियन आ जाए, ठीक है, यूनियन एंड कहाँ यूनियन आएगा, कहीं नहीं आ रहा क्या? जवाहरलाल नेहरू, ये स्टेट्स आ गया, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ जिन जिन कमिटीज़ में यूनियन वर्ड आएगा उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू ही होने वाले हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे मैं बताती हूँ, प्रोविंसेस की बात आएगी,
ठीक है, यहाँ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ पे मतलब एरियाज़ की बात आएगी, ये देखिए शेड्यूल्ड एरियाज़ हमारे हो गए, ठीक है, क्योंकि सरदार पटेल ने ही तो सारा सब कुछ एक किया था, इतनी रियासतों को एक किया था, तो रियासतों की बात हो गई या फिर जगहों की माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ की बात हो गई, इन सब के लिए सरदार पटेल जी को याद किया जाता था, इसलिए सरदार पटेल इनके पास, इनको सरदार पटेल को मिल गया यहाँ पे सब कुछ, और भी तो है नहीं सरदार पटेल। अब हम बात करते हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी हमें बी आर अम्बेडकर याद है, ठीक है, हाँ कलर चेंज कर लें ताकि ये डिफरेंस पता चल सके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमें याद है। अब हम राजेंद्र प्रसाद जी को याद करेंगे कि कैसे करना है, इनको याद रखना है। देखिए, रूल्स और प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी ये भी राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ये भी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, फाइनेंस स्टीयरिंग का मतलब क्या हो जाता है, संचालन। तो ये इनको देखना था कि जो प्रोसीजर है फाइनेंस का और स्टाफ का प्रोसीजर जो है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, तो हेड ऑफ, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट थे, मतलब राज्य, मतलब देश के जो हेड होते हैं, जो मेन होते हैं, वो तो राष्ट्रपति होते हैं ना। तो राष्ट्रपति जो थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि देखें भैया संचालन जो है, संचालन जो है, जो प्रोसीजर है फाइनेंशियल एंड स्टाफ कमेटी का, कि हमारा जो पैसा है वो सही यूज़ हो रहा है, कि स्टाफ जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, इस चीज़ का संचालन और प्रोसीजर देखने का काम किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास में हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी के पास में। तो इनको क्या था कि प्रोसीजर चेक करना था कि स्टाफ का जो प्रोसीजर है काम करने का, और जो इसका पैसे का संचालन है वो सब सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको याद होगी, 3 कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी आर अम्बेडकर में याद है, जवाहरलाल नेहरू हमारे हो गए हैं। अब हम इधर आते हैं बाकियों के में, ठीक है। आप कलर हम फिर से येलो कर लेंगे और फिर से हम बात करेंगे इनकी। अब देखिए, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसके जीवी मावलंकर हो गए, क्योंकि ये देखिए लॉ मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लॉ मेकिंग बॉडी के भी हेड थे, तो उसके फंक्शंस को कौन देखेगा, यही तो देखेंगे कि कहीं सही से कर रही कि नहीं। एड हॉक कमेटी, देखिए एड हॉक कमेटी ऑफ सिटीजनशिप और एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के हेड जो थे वो वर्धाचारी थे। ये मत याद रखना कि एड हॉक जिसमें आ रहा है वो है, ना ना ना, आगे एड हॉक और में भी आता है। तो एस वर्धाचारी से हमने क्या याद करना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, ये सुप्रीम कोर्ट वो सिटीजनशिप किसको देगा, जिसके पास में वर्दी होगी, ये समझ लीजिए, जिसके पास में इंडियन वर्दी है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे याद कर लीजिए। तो वर्धाचारी से वर्दी एंड सिटीजनशिप दे रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन, तो थक गई मैं, उषा नाथ सेन है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे याद कर लीजिए डायरेक्ट। क्रेडेंशियल कमेटी किसने है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर से अय्यर आ गए। तो अय्यर देखिए साइंटिस्ट थे हमारे, कहाँ पे, गोकुलधाम सोसाइटी में, ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी में अय्यर है साइंटिस्ट। तो अगर कोई भी साइंटिस्ट कुछ कर रहा है तो उसको अपना क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने ये इन्वेंशन की है। तो अय्यर साइंटिस्ट है, तो अय्यर को क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने ये इन्वेंशन की है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बिजनेस मुंशी जी से संभालेंगे, बिजनेस हमारे मुंशी जी कौन है, जेठालाल। जेठालाल क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस कमेटी मुंशी जी संभाल लेंगे। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, अब देखिए यहाँ पे भी प्रोविंसेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरदार पटेल नहीं है, क्योंकि ये चीफ कमिश्नर का प्रोविंस है। तो भैया अगर पहली बात तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे चीफ कमिश्नर, तो चीफ हमारे लिए कौन है, सीताराम जी, सीता जी, राम जी जो हमारे लिए है वो चीफ है। लेकिन एक और भी याद कर सकते हैं कि अगर आपने चीफ कमिश्नर को पटा लिया है तो आपको प्रोविंस आपका है, फिर समझ लो, ठीक है। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, तो हर हाउस में सीताराम होने चाहिए, या पट्टाभी सीतारमैया, जो भी समझ लो, इसमें समझ जाओ, अपना कुछ बना लो। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस, नलिनी रंजन सरकार, भैया जिसके पास में फाइनेंस के लिए एक्सपर्ट कमेटी है उसी की तो सरकार है ना। पैसा के लिए एक्सपर्ट कमेटी है कि कैसे खर्च करना, उसकी सरकार है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए एसके धर, जो इनकी कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, एसके धर थे। एडहॉक कमेटी, मैंने कहा था एडहॉक कमेटी मत करना, है एडहॉक कमेटी ऑफ फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद जी इसके थे, उसको ऐसे ही याद कर सकते हैं कैसे भी। कैपिटलिस्ट स्टेट कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत होते हैं, जिनमें मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जितने होते हैं वो रूल करते हैं, उनका मेन चलता है। प्लूटोक्रेटिक कैसे होते हैं, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, जो अमीर अमीर लोग होते हैं वो अगर किसी देश को चला रहे हैं, उन्हीं की चल रही है सिर्फ, तो प्लूटोक्रेटिक हो गया। हमारी इंडियन इकोनॉमी कौन सी है, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड है ये। चलिए, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, ये किसने कहा था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे जल्दी से। सेरेमनी दैट मेक्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इसको क्या कहते हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो कि रिपब्लिक डे के एंड में होती है। और मतलब इसका मीनिंग ये हो जाता है कि हाँ अब हमारी एंड होगी, ये वाली सेरेमनी होगी तो मतलब एंड हो रहा है हमारा सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे का। इंडिपेंडेंस डे को क्या होता है, पीएम जाते हैं, और रिपब्लिक डे को कौन जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं रेड फोर्ट, पीएम आपने देखा होगा मोदी रेड फोर्ट पे लाल किला पे बोलते हैं जाके, तो बस याद रखना। और वो हमेशा इंडिपेंडेंस डे को जाते हैं, तो आपको इस तरह से याद आ जाएगा। रिपब्लिक डे पे ये किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो करते पथ पे जाते, करते पथ पे फ्लैग अनफोल्ड करते हैं, ठीक है, अनफोल्ड देखा होगा, ऊपर बंधा होता है और उसको वो खुलता है, और पीएम जो होते हैं होस्ट करते हैं फ्लैग को। पक्का, अनफॉल का मतलब वही होता है। हाँ, यहाँ पे रेज होता है ना, क्योंकि हम आज़ाद हुए, हम धीरे धीरे रेज होते हैं, और यहाँ पे अनफॉल मतलब खुलता है, हम खुल गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में। यूके का क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है, देखिए ये कंपाइल्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है इन सिस्टम फॉर फ्रॉम बाई फ्यू मेंबर्स, मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इसको कंपाइल करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, एक बुक में लिखेंगे, मतलब एक रूल्स की बुक बनाएंगे, वो भी कुछ रूल्स के साथ बनाएंगे कि हमने देखा सिटीजनशिप के सारे रूल्स एक जगह हैं, सारे पार्ट्स बने हुए हैं, सिस्टमैटिक वे में है, बस वही ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इनका स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
एग्जाम्पल इंडिया, इधर एग्जाम्पल हो गया यूके, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉर्मल वे में सब चीज़ें सिस्टम वाइज रखी जाती है, पार्ट वाइज रखी जाती है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी रूल है, कुछ भी है, कोई पार्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। नॉट ईजी टू अमेंड। देखिए ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे बिल लाओ, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर तब जाके अमेंडमेंट होता है। यहाँ पे कैसे होगा, ईजी टू अमेंड, जब लिखा ही नहीं है तो क्या अमेंड होना है। जब कहीं कुछ फॉर्मल चीज़ें ही नहीं है तो कुछ भी बना दो, कुछ भी अमेंड कर दो, कैसे भी। आज कलियाला रूल था, आज ऐसा कर दिया हमने, तो वैसा हो जाता है। मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ देखिए केंद्र में है, राज्य में है, जिला परिषद ऐसे बनती है, तो लेवल्स हैं। रेडिकलिज्म, ठीक है। चेंज इन समझ जनरल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये तो बेकार की चीज़ है। नक्सलिज्म एंड एनी इंसर्जेंसी। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा क्या है की फीचर्स, पहला की फीचर क्या है कि हमारा जो है वो फेडरलिज्म, फेडरल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसको कहा गया था कि क्वासी फेडरल है, पूरी तरह से नहीं है, थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा थोड़ा नहीं है। ये किसने कहा था, केसी वियरे ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बनाया था। अब कैसे क्वासी फेडरल फेडरल है हम देखेंगे कि कैसे इसमें फेडरल फीचर्स हैं, मतलब क्या बताएं, संघ और कैसे यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल मतलब कि हमारे केंद्र के पास में भी है और राज्य के पास में भी पावर्स है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है। और यूनिटरी मतलब संघ की ओर कितने फीचर्स चुके हुए हैं। देखिए ये है जो गिव्स पावर टू स्टेट, स्टेट्स को पावर देते हैं, इसलिए फेडरल फीचर है। और ये जो फीचर है स्टेट्स को पावर देना और उनसे पावर ले लेना, ये यूनिटरी है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए यहाँ लिखा तो हुआ है, मैं कहाँ परेशान हो रही थी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या फेडरल फीचर्स हैं और क्या क्या यूनिटरी फीचर्स हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट लास्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुनने वाले हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब सिर्फ यूनियन के पास पावर नहीं है, सिर्फ स्टेट्स को अलग अलग पावर्स नहीं है कि हाँ चलो अपना अपना चलाओ, जैसे कि यूएस में है, सबके पास अपनी अपनी रूल्स हैं, सब कुछ है। नहीं, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ही, अलग अलग पावर्स नहीं है, सारे के सारे उत्तरदायी हैं इस यूनियन के प्रति, ठीक है। द एक्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वो सरकार का आदमी कोई है तो वो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार कुछ नहीं, जुडिशरी एकदम डिफरेंट है, सरकार पे केस है तो है, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, सिंगल सिटीजन। फिर से शुरू करते हैं, ये मैंने सिंगल सिटीजनशिप तक रिवाइज किया और उसके बाद में इतना सब रिवीजन करती चली गई, मैं नीचे तक प्रेम्बल वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। एंड तब पता चला कि यहाँ के बाद से वीडियो रुक चुकी थी, रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी। अब फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और सारे हाइलाइटर्स लगे हुए हैं, तो वही फिर से वही पढ़ लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन दी स्टेट मैटर्स। स्टेट मैटर्स पे जो है वो यूनियन के ज़्यादा पावर है, एक तरीके से ओवरराइड कर सकता है। ये है ड्यूरिंग इमरजेंसी द सिस्टम बिकेम वर्चुअली यूनिटरी, मतलब सिस्टम जो होता है वो यूनियन के पास में ज़्यादा पावर्स आ जाती है, पूरे के पूरे यूनियन के हाथ में सब कुछ आ जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। चेंजेस इन द नेम्स ऑफ बाउंड्रीज एंड स्टेट पार्लियामेंट करती है। अब जैसे कि क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग होना था, तो क्या उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि हम अलग होते हैं, यहाँ से लाइन खींच देंगे और हम अलग हो जाएंगे? नहीं, इन्हें पार्लियामेंट के पास में जाना पड़ा। तो कोई भी स्टेट्स अलग नहीं हो सकते, बाउंड्रीज नहीं चेंज कर सकते बिना पार्लियामेंट के। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है हमारा। एंड सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, गवर्नर्स को अपॉइंट कर देती है ये देखने के लिए कि देखो भैया सारे सीएम और जितने भी हैं जो दूसरी पार्टीज के भी हैं वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो एक सेंट्रल का आदमी जो कि हर स्टेट में होता है वो होता है गवर्नर। इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन दी सेंटर ऑफ, मतलब पैसा अगर स्टेट्स को चाहिए होता है या फिर ग्रांट चाहिए होता है तो उन्हें सेंटर से ही चाहिए होता है, सेंटर से मांगना पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बाई कैमरलिज्म क्या होता है, द्विसदनीय चीज़ है, ठीक है, फेडरल। तो हमारे पास में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड होती है। ये जो सर्विसेज हैं आईपीएस एंड आईएफओएस जो कि यूनिटरी फीचर्स को दर्शाती हैं, क्योंकि ये यूनियन की ही होती हैं, सारी सर्विसेज यूनियन की होती हैं। आर्टिकल नंबर 312 में वर्णित है। और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाती है, ये सब चलिए। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि उसने यूके से लिया है। एसेंशियल फीचर्स क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका जो है वो लेजिस्लेचर के लिए मतलब काम सारे कार्यपालिका ही करती है, ठीक है। लॉ भी कार्यपालिका ही बनाती है, ठीक है। नहीं होता है कार्यपालिका मतलब लोकसभा राज्यसभा मिलके लॉ बनाते हैं ना, कोई कानून लाना है तो वहाँ पे संशोधन करेंगे या कुछ भी करेंगे, वहीं पे तो होता है, संसद में ही तो होता है सब कुछ। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स में जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, जो कि इंडिया और यूके में है। इंडिया और यूके इसका एग्जाम्पल हो गया। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट होता है, सब काम प्रेसिडेंट करता है। यूएसए देखिए वहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम नहीं आते हैं कहीं पे भी। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। अब प्रेम्बल पे बात कर लेते हैं, हालांकि बात तो पहले भी कर चुके हैं, फिर से करते हैं। तो प्रेम्बल छोटा सा चैप्टर है, प्रस्तावना, जो कि स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था 30 दिसंबर को, सेकंड मतलब पहली मीटिंग हुई थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 में, 4 दिन बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आए थे। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो प्रेम्बल है। और प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में बनाई गई, हालांकि है पहले पेज पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने के बाद में बनाई गई है। इसमें वर्ड कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, जस्टिस और न्याय मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब आज़ादी, आज़ादी मिलेगी, इक्वलिटी मतलब बराबर, समाज में सब जगह बराबर समानता मिलेगी, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो गया, बोरोड हमने कहाँ से बोरो किया, यूएसए से हमने इसका कॉन्सेप्ट बोरो किया है। और लैंग्वेज इसकी मैंने मतलब प्रेम्बल की लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने बोरो किया। स्टेटमेंट्स क्या प्रेम्बल के बारे में पास की गई हैं। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो सब पढ़ा, ठीक है चलो फिर से करते हैं कंप्लीट। आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
किसने कहा था प्रेमबल को, किसने कहा था कि प्रेमबल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है? एन.ए. पालकी वाले ने कहा था। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो हमने एक किसी से कहा कि हमें अपनी पालकी में बिठा लो, तो पालकी वाले ने क्या कहा कि तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा आईडी कार्ड है। तो मतलब बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड क्या है? प्रेमबल है। तो इन्होंने कहा पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी हम पालकी में बैठाएंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। होरोस्कोप के मुंशी इन्होंने कहा था। अब देखो मुंशी जी कौन हमारे हैं? जेठालाल। जेठालाल की कुंडली ही उल्टी है, तो कुंडली की बात आ जाती है जेठालाल से, तो होरोस्कोप की बात आ जाती है। तो इसीलिए इन्होंने जो प्रेमबल है उसे होरोस्कोप कह दिया है। ठीक है, जो के मुंशी हैं ये सब पढ़ चुके हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे। ये की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? अर्न्स्ट बार्कर ने कहा है। इसको कैसे याद रखेंगे? नोट कैसे बनाएंगे हम लोग? नोट्स हम लोग कैसे बनाएंगे? मार्कर से ही तो बनाएंगे, मार्कर बार्कर नोट्स बनाएंगे मार्कर से। इंग्रेडिएंट्स क्या है? कौन कौन से सब्जी मसाले पड़े हुए हैं हमारे प्रेमबल में? प्रेमबल में क्या क्या पड़ा हुआ है? तो पहली बात तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब सोर्स कहाँ से इस प्रेमबल का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना कहाँ से? प्रेमबल कहाँ से? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचर कौन कौन से? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसको याद कैसे रखना है? ट्रिपल एस डॉक्टर। नेचर कौन कौन से हमारे? ट्रिपल एस डॉक्टर, बस इतना याद रखना। ट्रिपल एस डॉक्टर, सॉवरेन है हमारा, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। डॉक्टर में डीआर होता है, डीआर। ठीक है, अब सॉवरेन वर्ड का याद रखना कि सॉवरेन वर्ड जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारे उसमें है। ये भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हाँ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अमेंडमेंट के तहत जोड़ा नहीं गया। कौन से जोड़े गए? ये दोनों, सोशलिस्ट, सेकुलर, और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, जो कि कहीं और आएगा। ठीक है, इनमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में, क्योंकि इसका ऑर्डर भी याद होना जरूरी है। आया था एक क्वेश्चन, तो सेकुलर और सोशलिस्ट में पहले कौन आएगा? जिसकी स्पेलिंग में ज़्यादा लेटर्स होंगे। इसमें देखिए 9 है और इसमें देखिए 7 है, तो इसमें सोशलिस्ट में ज़्यादा है, इसलिए ये पहले आ जाएगा। और सॉवरेन तो हमेशा से ही पहले था, क्योंकि हमेशा से था ये हमारे प्रेमबल में। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ट्रिक क्या थी? जाओ लाओ इक्वल प्राइस। अगर प्राइस लेने तुम जा रहे हो, अपने भाई बहन से कहते हैं ना, अगर तुम जा रहे हो तो बीच में घपला मत करना, जाओ लेकर आओ इक्वल प्राइस। ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन हमारी ये सब पढ़ चुके हैं हम। जस्टिस कौन कौन से हमें मिलने वाले? 3 टाइप के जस्टिस मिलने वाले हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल क्या है कि समाज में हमें कास्ट, क्रीड और जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक क्या है कि अमीर गरीब में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल मतलब इक्वल राइट्स फॉर पोजीशंस। एंड लिबर्टी क्या है? आज़ादी हमें 5 टाइप की मिल रही हैं आज़ादियाँ। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ, फेथ। इनको याद कैसे रखेंगे कि आपके मन में कोई विचार आया है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है, तो आपको सलाह दी जाती है कि जो भी विचार हैं आप उनको किसी और से ना एक्सप्रेस करके भगवान जी से एक्सप्रेस करो, ऊपर वाले से एक्सप्रेस करो। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? वर्शिप करके एक्सप्रेस करेंगे और उनमें बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे कि वो हमारी सुन लेंगे। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब किसी भी तरह की मनाही या प्रतिबंध नहीं है। लिबर्टी मतलब आज़ादी। और ये की लाइन है एक तरीके की कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ, हम सबको आज़ादी है। एग्जैक्ट यही लाइन आती है पेपर में, तो याद करने हम सबको अवसर की, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें। इक्वालिटी में 2 टाइप की इक्वालिटी मिलती है, एक स्टेटस की, एक अपॉर्चुनिटी की। तो मतलब किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में, स्टेटस के होने से या अपॉर्चुनिटीज़ में भी किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन है? एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, इन सबको मिल जाएगा। फ्रेटर्निटी क्या होगी? भाईचारा हमारा था ना फ्रेटर्निटी, हाँ पता नहीं। हाँ, तो कॉमन ब्रदरहुड यहाँ लिखा हुआ है, भाईचारा। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, मतलब नो अथॉरिटी अबव इंडिया, मतलब इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब भारत के ऊपर कुछ भी नहीं है, इंडिया के ऊपर कुछ नहीं है सब एक ही है। 24 जनवरी 1950 को हमने ये काम किया था, ये हम पढ़ के आए ऊपर। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती हैं, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन सी होती है? जिसमें सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता, सब इंडस्ट्रीज संभाल रही होती है, अमीर अमीर लोग संभाल रहे होते हैं सब कुछ। इकोनॉमी सारी डिपेंड करती है मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट पे, मतलब उद्योगपतियों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सोशलिस्ट कौन सी होती है? जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है, किसी को कोई चांस नहीं देती है, जैसे कि चाइना और रशिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई हक नहीं है मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों में करने का, जैसे कि रेलवे वगैरह हो गया सब में। मिक्स इकोनॉमी कौन सी है? हमारी अपनी इंडिया की है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भी होता है, अब तो थोड़ा और प्राइवेटाइजेशन हो रखा है। आगे बात करेंगे सेकुलर। सेकुलर का क्या मीनिंग होता है? नो सिंगल रिलीजन। अच्छा, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों में विश्वास रखता है या सभी धर्मों में बराबर विश्वास रखता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक धर्म नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, देश का, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, ये लिखा हुआ है। क्योंकि आपके उसमें आ जाता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, और उसमें लिख दिया जाता है कि हमारे हमारे देश में, हमारे देश के सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, ऐसा हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों में विश्वास रखता है। तो आप सोचेंगे हाँ ऐसा तो है, ऐसा नहीं है। ऐसा सेंटेंस है कि हम किसी भी धर्म में, हमारा कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, उन्होंने बता रखा है कि हमारा इस्लाम है, धर्म है, हमारे देश का धर्म इस्लाम है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ऑल रिलीजन इक्वल स्टेटस, सभी धर्मों को बराबर का स्टेटस मिलेगा। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट, ये नेगेटिव पॉजिटिव में जब चले जाते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, जैसे कि इंडिया। डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डायरेक्ट क्या है? इसमें 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बनती है, डायरेक्ट बनती है। डायरेक्ट वाले में क्या होता है? लॉ मेकिंग में लोगों को, जनता को पार्टिसिपेट कराया जाता है, जो कि एग्जाम्पल हो गया स्विट्जरलैंड। इसको याद कैसे कर लेंगे कि जो स्विट्जरलैंड है वो वहाँ पे स्वीट से लोग पाए जाते हैं, मतलब स्वीट लोग होते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही थोड़े-थोड़े लॉ बना लेंगे, तो बना लेने देते हैं लोग कि चलो ठीक है आओ पार्टिसिपेट कर लो लॉ मेकिंग में, तुम लोग अच्छे लॉ बनाओगे, स्वीट लोग हो। हमारे इंडिया वाले तो कुछ ज़्यादा ही बवालू आदमी है, तो इन लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करा सकते हैं, वरना ऐसे-ऐसे लॉज़ बन जाएँगे कि क्या ही बताया जाए। तो फिर इंडिया को इनडायरेक्ट वाली डेमोक्रेसी में रखा जाएगा, ठीक है? हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोगों को और फिर वो जाके बनाते हैं बिल, ठीक है? अब बिल कैसे सॉरी लॉ कैसे बनता है? बिल लाया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, फिर उसको प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लिखा हुआ है, चलो ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री इज़ इलेक्टेड, मतलब जो कंट्री का हेड है वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि इलेक्ट होके आएगा, जैसे कि यूएसए और इंडिया। यूके में ऐसा नहीं होता, यूके में प्रिंस और क्वीन जो होते हैं वो वंशानुगत हैं, उन्हीं का पूरी एक फैमिली चली आ रही है। अब ये क्वेश्चन 2 आ जाएँगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड एंड इज़ प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इन दोनों का आंसर हो जाएगा येस। कैसे हो जाएगा? देखिए प्रेम्बल जो है, एक और चीज़ प्रेम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसमें न्याय नहीं मिलेगा। प्रेम्बल लेके नहीं जा सकते हैं कि देखो प्रेम्बल में ये लिखा हुआ है, हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो उसपे नहीं होगा, अपने मौलिक अधिकार लेके पहुँच जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो इस प्रेम्बल पार्ट इन दोनों का क्वेश्चन देखो इन दोनों में एक चीज़ याद रखना, अगर होगा तो दोनों का हाँ होना चाहिए था, नहीं तो दोनों का नो होना चाहिए था। क्यों? अगर सोचो ये प्रेम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है वो अमेंड हो सकता है, और अगर नहीं होती है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ही नहीं वो अमेंड कहाँ से होगा? तो अगर एक का हाँ हो जाएगा आंसर, तो दूसरे का भी हाँ ही होगा, ठीक है? आज तक प्रेम्बल में कौन-कौन से वो हुए अमेंडमेंट हुए? सिर्फ़ एक अमेंडमेंट हुआ है, वो भी बड़ा गंदा वाला हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा अमेंडमेंट था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इतने सारे अमेंडमेंट्स थे। इसमें 3 वर्ड एसआईएस करके जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर, ठीक है? ये दोनों मैंने बताए थे ऊपर अभी। अब प्रेम्बल से लेके 3 केसेज़ इंपॉर्टेंट हैं, बेरुबरी यूनियन केस, केशव नंदा भारती केस एंड एलआईसी। ये पहला बेरुबरी 1960 में हुआ, इसमें इन दोनों क्वेश्चन्स का आंसर किया गया नो, कि ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ना ही उसे अमेंड किया जा सकता है। केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ, इन्होंने दोनों में कह दिया येस, कि हाँ, वो पार्ट भी है और उसे अमेंड भी किया जा सकता है। एलआईसी ने ये वाला जो येस वाला है, इसको कन्फर्म कर दिया कि हाँ, इन लोगों ने सही कहा था। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला है बेरुबारी से केशव नंदा में। तो हमें क्या पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं, वो अपना ही डिसीजन रिवर्स कर सकते हैं बाद में। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो दूसरे वाले में जहाँ रिवर्स कर रहे हैं, उस वाले में जो जजेस हैं, जो बेंच है, उसमें जो जजेस की संख्या है, वो पिछले वाले से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें जो केशव नंदा भारती केस है, इसमें 13 जजेस की बेंच थी, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है अभी तक की, और इसमें 7 लोगों ने अप्रूव किया था और 6 लोगों ने मना कर दिया था, तो मेजॉरिटी विन्स एंड ये आ गया रूल। प्रीएम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन, मतलब गवर्नमेंट के लिए पावर देती भी नहीं है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को किसी चीज़ में बाधित भी नहीं करती है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट मेंशन, हमने पढ़ा है सोशलिस्ट जो है वो मेंशन नहीं था, सॉवरेन हमेशा से था, और इनका हमने ऑर्डर भी याद किया था कि ट्रिपल एस डॉक्टर, ठीक है? तो बस यहाँ तक हो गया है प्रेमबल, आज का यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम रिवाइज करेंगे शेड्यूल वगैरह, और भी देखेंगे आगे कौन से चैप्टर पार्ट 1 वगैरह हो पाएगा तो कर लेंगे, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, तो भैया बस ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड भैया पढ़ते रहो, पेपर आ रहे हैं, और सब्सक्राइब वगैरह कर दो, मतलब मेरे तो कल, चलो छोड़ो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, ठीक है? अब मिलते हैं कल, और कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कुछ टाइम निकाला जाए कि मैं सैटरडे वाला ऑलिव टेस्ट का, जो ऑलिव बोर्ड का जो टेस्ट होता है, वो लाइव करूँ। तो अगर होगा तो सुबह के टाइम पे, एकदम सुबह-सुबह होगा, ताकि आवाज़ें कम आएँ। लगभग 4-5 बजे कर लूँ या 6 बजे ऐसे, तो मैं सुबह-सुबह उठ के करूँगी, ठीक है? बताओ लाइव के चक्कर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे आधी रात से उठना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, करते हैं, तो ठीक है, बस बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।